प्यारे साथियों नमस्कार। आज की हम जो क्लास में पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों से शुरू करेंगे। मौलिक अधिकारों की हमने एक वीडियो में पढ़ लिया था। वैसे पॉलिटिकल साइंस जो है जिसे भारतीय संविधान के नाम से आप जानते हैं, उस भारतीय संविधान की कम से कम 6-7 वीडियो आ चुकी हैं। मौलिक अधिकारों को भी हम कम से कम भी 5-6 वीडियो के अंदर जरूर पढ़ेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आप सभी हेडिंग लगा लेंगे मौलिक अधिकार। जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स जो हैं मौलिक अधिकार, ये मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। और इन्हीं मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। तो भारतीय संविधान में मैग्ना कार्टा की संज्ञा कौन से अनुच्छेद को दी गई है? अनुच्छेद कौन से भाग को दी गई है? भाग पूछ लिया जाता है तो भाग 3 को दी गई है। मौलिक अधिकारों में आज हम जो पढ़ेंगे उसके लिए हेडिंग लगा लेंगे सभी समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और दोनों क्वेश्चन आसान थे। एक में तो अगर दिमाग कम लगाया, जल्दबाजी की, तो उसमें क्वेश्चन गलत होने के भी चांस हो जाते हैं। समानता का अधिकार जो है ये किन अनुच्छेदों में है? तो समानता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक है। 14 से अनुच्छेद 18 तक जो है वो मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार दिया हुआ है। तो समानता का अधिकार कुल कितने अनुच्छेदों में दिया गया है? तो ये कितने अनुच्छेदों में दिया हुआ है? 14 से 18 कितने अनुच्छेद हो गए? ऑप्शन दे रखे 4, 5, 6, 7। मौलिक अधिकार में जो समानता का अधिकार है, ये समानता का अधिकार कुल कितने अनुच्छेदों में है? तो समानता का अधिकार साथियों कितने अनुच्छेदों में है? अधिकांश मित्र कह देंगे 14 से 18 है, तो उत्तर किसका आ जाएगा? 4। लेकिन 4 इसका उत्तर नहीं है, 4 गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 14 भी तो है, अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18, तो ये 5 अनुच्छेद हो गए। तो इसलिए इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आएगा? ये आ जाएगा ऑप्शन बी 5। तो मौलिक अधिकारों में समानता का जो अधिकार है कितने अनुच्छेदों में दिया हुआ है? 15। पांच कौन कौन से 5 है? 14 से लेकर 18 तक। चलो एक एक अनुच्छेद को अब हम पढ़ लेते हैं। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लगभग प्रत्येक एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं। तो पहले पढ़ते हैं हम अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में किस बात का उल्लेख है? सबसे पहले अनुच्छेद 14 में लिख रखा है कि विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। मेरे अधिकांश मित्र इस बात को जानते हैं कि विधि के समक्ष समानता का मतलब है कि कानून की दृष्टि में विधि जो है ये कानून है, कानून की दृष्टि में सभी लोग समान है। साथियों ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अगर देखा जाए तो क्या विधि की दृष्टि में सभी लोग समान हैं? क्या ऐसा संभव है? यानी कानून की दृष्टि में सभी लोग समान है या नहीं है? सबसे पहले तो देखते हैं ये जो विधि के समक्ष समानता है, ये जो अवधारणा है, ये अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो विधि के समक्ष अवधारणा जो है ये कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है इंग्लैंड के संविधान से। कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। इंग्लैंड से ली गई है। और इंग्लैंड के अंदर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था डाइसी। इन डाइसी ने इंग्लैंड में एक रूल दिया था, उस रूल का नाम था रूल ऑफ द लॉ, विधि का शासन। किसका शासन? विधि का शासन। और इसी विधि के शासन से हमने जो बात को उठाया था वो हमारे संविधान में जोड़ दिया, विधि के समक्ष समानता। साथियों डाइसी ने जो रूल दिया था विधि का शासन, इस विधि के शासन के मतलब क्या था? के अनुसार विधि यानी कानून, कानून की दृष्टि में सब लोग समान है। चाहे वो रंग हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो एक सामान्य सा व्यक्ति है, चाहे वो एक राजा ही क्यों ना हो, ये सभी ये एक जैसा कानून होगा। राजा पर कोई अलग कानून नहीं होगा अगर उसने सेम अपराध किया है, चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो चाहे वो राजा हो, सभी पर एक जैसा कानून ही लागू होगा। ये विधि का शासन था। लेकिन भारत में विधि का शासन से जो हमने विधि समक्ष समानता की अवधारणा उठाई थी, ये अवधारणा ठीक नहीं है। कानून की दृष्टि में सभी लोग समान हैं, इसके लिए अपवाद है। इसके लिए अपवाद है। अपवाद क्या क्या है? जैसे भारत का राष्ट्रपति, राज्यों के अंदर राज्यपाल, हमारी संसद के सांसद हैं। तो ये जो है मंत्री हैं, सांसद हैं या मंत्री भी वो आगे लिख देंगे मंत्री, ये सभी
व्यक्ति क्या है, ये विधि के समक्ष समान नहीं है। विधि के समक्ष सब लोग समान है, ऐसा ये बात कहा जाता है, लेकिन सारे लोग समान नहीं है। भारत का राष्ट्रपति जब तक पद पर रहेगा उसके खिलाफ किसी भी प्रकार का फौजदारी या दीवानी मामलों की सुनवाई नहीं की सकती। अब वो नहीं की जा सकती तो एक जैसा कैसा हुआ, राज्यपाल अंदर जो राज्यपाल है उनके खिलाफ भी ऐसा ही है। सांसद और मंत्री है, जब तक वो मंत्री है, जब तक वो सांसद है, तो उनके खिलाफ पद पर रहते उनको कभी भी अरेस्ट नहीं किया जा सकता। उनको खिलाफ कोई भी नोटिस जारी किया जाएगा तो उससे पहले सदन के अध्यक्ष सभापति से उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। तो ये सभी अपवाद हैं, ये सभी विधि के शासन जो विधि के समक्ष समानता जो है इसका अपवाद है। अब बात करता हूं दूसरी बात क्या है, ये बात कहना क्या चाहता है। एक देखो व्यक्ति है, एक व्यक्ति मान लो 100 खिलाड़ी हैं, किसी भी खेल के 100 खिलाड़ी हैं, या ऐसे मान लो कि आपने कोई भी हरियाणा पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हो, हरियाणा पुलिस, तो हरियाणा पुलिस के लिए मान लो 100 ऐसे छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं। इन 100 में से 70 महिला हैं, सॉरी 70 पुरुष कर देंगे, हाँ 70 पुरुष कर देंगे मेल हैं, और 30 क्या हैं, फीमेल हैं। इन 70 में से 20 या 15 ऐसे हैं मेल जो कि क्या है, दिव्यांग है, विकलांग है, हैंडीकैप। महिलाओं में से 7 से 8 महिलाएं ऐसी हैं जो कि दिव्यांग है, विकलांग है। ये 4 कैटेगरी होगी। अब ये 4 कैटेगरी तो हो गई, लेकिन क्या चारों कैटेगरी एक समान है? नहीं है ना। तो चारों व्यक्ति एक समान नहीं हो सकते। ये भी पुरुष हैं और ये भी पुरुष हैं, दोनों समान हो ही नहीं सकते। अगर कह दिया जाए कि आपको 100 मीटर भाग के जाना है, 100 मीटर भाग के जाना है, और 100 मीटर भागने में आपको 10 से 12 सेकंड लगानी, 12 सेकंड लगा, क्या ये 12 सेकंड में पहुंच पाएंगे? ये व्यक्ति जो सामान्य व्यक्ति हो सकता था 12 सेकंड में, ये तो सारे पहुंच जाएंगे, लेकिन जो दिव्यांग व्यक्ति 15 व्यक्ति है, ये 15 सेकंड में नहीं पहुंच पाएंगे। और जब नहीं पहुंच पाएंगे तो दोनों के लिए एक जैसा कानून कहाँ हो गया? फिर दोनों के लिए एक जैसा कानून नहीं होगा ना। तो इसीलिए अनुच्छेद 14 में दूसरी बात को जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण, यानी एक जैसे लोगों के लिए एक जैसा कानून का मतलब है विधियों का समान संरक्षण। अब एक जैसे व्यक्ति जो हैं उनके लिए अगर एक जैसा कानून होगा तो ये जो अवधारणा है, ये अवधारणा कहाँ से ली गई है? ये अवधारणा ली गई है और कहाँ से ली गई थी? यूएसए से ली गई है। तो ये अवधारणा यूएसए से ली गई थी। और ये वाली अवधारणा पूछे विधि के समक्ष समानता, तो ये इंग्लैंड से ली गई थी। ये अवधारणा इंग्लैंड से ली गई थी। चलो अगला अनुच्छेद देख लेते हैं। अगला अनुच्छेद देख लेते हैं क्या है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 के अंदर 5 बातों को ध्यान रखेंगे। 5 दो नाम लिखे हुए हैं। क्या नाम है? धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा, के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। इसमें लिखा हुआ राज्य भेदभाव नहीं करेगा, यानी मौलिक अधिकारों की जो प्रकृति है वो किस प्रकार की? निषेधात्मक है। बहुत सारे अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें ये लिख रखा राज्य भेदभाव नहीं करेगा, राज्य ऐसा नहीं करेगा, राज्य ये नहीं करेगा, यानी बार बार जगह जगह के ऊपर नहीं लिखा हुआ था, इसलिए ये नकारात्मक है, इनकी प्रकृति निषेधात्मक है। उम्मीद बात आ गई होगी समझ में। आगे देखते हैं। सबसे पहले तो एक जबरदस्त क्वेश्चन आपके लिए है और मेरे बहुत सारे साथियों के लिए वो क्वेश्चन नया होगा। नया क्या है? अगर पूछ लिया जाए कि मूल रूप से अनुच्छेद 15 में कुल कितने भाग थे, यानी कुल कितनी धाराएं थी, तो साथियों ध्यान रखना, मूल रूप का मतलब है 26 जनवरी 1950 को जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था, इस दिन अनुच्छेद 15 के अंदर कितनी धाराएं थी? तो अनुच्छेद 15 में मूल रूप से कितनी धाराएं थी? 3 धाराएं थी। वर्तमान में अगर पूछ लिया जाए कि वर्तमान में कितनी धाराएं हैं, तो साथियों वर्तमान में धारा वो कितनी है? वर्तमान में 6 धाराएं हैं। तो अनुच्छेद 15 में 6 धाराएं हैं। जिस दिन अनुच्छेद 15 भारतीय संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, उस दिन इसमें केवल और केवल 3 धाराएं थी। उम्मीद है ये बात आपको नहीं जरूर मिली होगी।
अनुच्छेद 15 का सब क्लोज जो 2 है, सब क्लोज 2, इस सब क्लोज 2 में किस बात का उल्लेख है? सब क्लोज 2। एक में तो ये पांचों बातें थी, मूल, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर क्या नहीं होगा, राज्य भेदभाव नहीं करेगा। 2 में क्या लिखा हुआ है? 2 में ये लिखा हुआ है सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक स्थल जैसे तालाब, जैसे कुएं, जैसे स्नान घाट, जैसे स्नान घाट, जैसे दुकानें हैं, दुकानें हैं, आदि क्या है? आदि, आदि में जैसे सार्वजनिक स्थल है, तालाब है, कुएं है, स्नान घाट है, दुकानें हैं, आदि में किसी, आदि में नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं होगा, नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं होगा। ध्यान रखना यहाँ नागरिक लिखा हुआ है, व्यक्ति नहीं लिखा हुआ। व्यक्ति तो भारत में और भी बहुत प्रकार के हो सकते हैं, विदेश से आए हुए भी हो सकते हैं, लेकिन नागरिक तो वही व्यक्ति होगा जिसे भारत की नागरिकता प्राप्त है। तो नागरिकों के साथ भेदभाव जो है वो भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये यहाँ पर लिखा गया था। इसी में धारा 3 लिखी हुई है, अनुच्छेद 15 में धारा 3 है। इस धारा 3 में क्या लिखा हुआ है? राज्य को लगे, राज्य को लगे तो महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए विशेष जो है, विशेष प्रावधान जो है वो कर सकता है, विशेष प्रावधान जो है वो कर सकता है। ये किस अनुच्छेद में लिखा था? अनुच्छेद 15 का सब क्लोज 3 के अंदर लिखा हुआ था। आप सभी एक नाम से वाकिफ होंगे कि मैं वो नाम आपके सामने रखता हूँ। जैसे भारत का संविधान लागू हुआ था, तो भारत के संविधान के लागू होने के 1 साल बाद 1950 में संविधान लागू हुआ, 1951 में एक संविधान में संशोधन हो गया। एक नाम है चंपाकरम दोराइजन, चंपाकरम दोराइजन। ये एक ब्राह्मण लड़की है, ब्राह्मण लड़की, ये ब्राह्मण लड़की, और जिक्र है मद्रास का ब्राह्मण लड़की, ये मद्रास से थी, ब्राह्मण लड़की थी। इस लड़की ने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहा और मेडिकल कॉलेज में एंट्रेंस का जो पेपर था वो इस पेपर में दिया, लेकिन इसका एंट्रेंस के आधार पर मेडिकल कॉलेज में मतलब एडमिशन नहीं हो पाया। ऐसी स्थिति में चंपाकरम दोराइजन ने जाना कि जो आरक्षण दिया हुआ था, क्योंकि उस समय मद्रास के अंदर सांप्रदायिक आदेश चलता था, सांप्रदायिक आदेश चलता था, कम्युनल ऑर्डर चलता था, सांप्रदायिक आदेश चलता था। इस सांप्रदायिक आदेश के कारण ही इनका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, और जब इनका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया तो इन्होंने इस बात को न्यायालय के अंदर रखा, न्यायालय में चुनौती दी, और न्यायालय ने पाया क्या कि मद्रास में जो सांप्रदायिक आदेश है, नाम से ही पता चल रहा है, संप्रदाय के आधार पर जो कानून वो बनाया गया था, अलग अलग संप्रदायों के लिए अलग अलग आदेश जारी कर रखे थे, इसी को कहा गया था कम्युनल ऑर्डर सांप्रदायिक। तो उस समय न्यायपालिका ने कहा कि जो सांप्रदायिक आदेश है, ये सांप्रदायिक आदेश को खत्म कर दिया जाए, और पहली बार संविधान में संशोधन हुआ। कब हुआ? 1951 में संविधान में पहला संशोधन हुआ। तो इससे किस बात को जोड़ा गया था? इससे जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची जो है, इस 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया, 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया, संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया। और क्या हुआ? इस 9वीं अनुसूची को जोड़ने के बाद ये लिखा गया कि सामान्य जो व्यक्ति हैं, सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़े, ऐसा लिखना, सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़े व्यक्तियों के लिए, सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़े व्यक्तियों के लिए क्या होगा? के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, आरक्षण। और आरक्षण की व्यवस्था की गई, कहाँ की गई? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सामान्य शिक्षण संस्था, सामान्य शिक्षण संस्थाओं में। तो सामान्य शिक्षण संस्थाओं में क्या किया गया? सामान्य शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई और आरक्षण दे दिया गया। उसके बाद अनुच्छेद 4 को हम पढ़ते हैं, इसके अंदर इसी का भाग 4, आरक्षण नहीं, इसी का भाग 4, भाग 4 के अंदर क्या लिखा हुआ है?
भाग 4 में ये लिख दिया, भाग 4 में लिख दिया कि पहले संविधान संशोधन के द्वारा ही किस बात को जोड़ दिया, पहले संविधान संशोधन, ये 4 की बात कर रहा हूं मैं, पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा क्या कर दिया गया, एक 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया। और जो 9वीं अनुसूची को जोड़ा तो 9वीं अनुसूची को जोड़ने के बाद क्या किया, शैक्षणिक पिछड़े वर्ग लोगों के लिए सामान्य शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। उसके बाद इसी का भाग 5 15 का भाग 5, इस 15 के भाग 5 में किस बात का उल्लेख कर दिया, भाग 5 में ये उल्लेख कर दिया, वर्ष 2006 था और वर्ष 2006 में प्रधानमंत्री हुआ करते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, भारत में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, और डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत में प्रधानमंत्री थे। तो एक नाम आपने सुना होगा एम्स, कोरोना की वजह से ये नाम आपने सबने सुन रखा है कि कोरोना में कि एम्स के डॉक्टरों ने ये कहा कि कोरोना जो है ये बहुत भयंकर बीमारी। उसके बाद कहा कि एम्स के डॉक्टरों ने ये तय किया कि कोरोना जो है ये जितने दिन तक इसके सिम्टम्स रहते हैं इस प्रकार से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चल जाते हैं, ये फलाने पर डॉक्टरों ने ऐसा कहा। तो एम्स का नाम आपने सुना होगा। तो एम्स में आंदोलन चला था, आंदोलन किसके लिए चला था, आंदोलन जो था वो आंदोलन चला था एससी और एसटी के लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति जनजाति जो है इनको शिक्षण संस्थानों में आरक्षण नहीं था, शिक्षण संस्थानों में इनके लिए आरक्षण नहीं था। आप कहेंगे आपने तो अभी तो कहा आरक्षण दे दिया गया था अनुच्छेद 15 का 4 क्लोज के अंदर, तो मैंने कहा था कि वो केवल और केवल सामान्य शिक्षण संस्थान में आरक्षण था, जैसे एम्स है, IIT है, IIM है, ये हायर एजुकेशन जो है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है, उच्च शिक्षण संस्थान जो है इनमें आरक्षण नहीं दिया गया था। तो इसके लिए आंदोलन किया गया, आंदोलन किया तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के द्वारा एक 93वां संविधान संशोधन किया गया, 93वां संविधान संशोधन 2006, और इसके आधार पर उच्च शिक्षण संस्थाओं में क्या कर दिया, उच्च शिक्षण संस्थाओं में क्या दिया, SC ST को आरक्षण दे दिया गया। तो ये था शैक्षणिक शिक्षा के, शैक्षणिक जो पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी। तो ये सारी बातें यहाँ पर पढ़ ली। उसके बाद 2019 की घटना और बताऊं, 2019 में ये क्लोज इसका छठा है। 2019 में आप सभी जानते हैं रूलिंग पार्टी वर्तमान के जो अंदर सत्ता के अंदर जो पार्टी है, यही पार्टी 5 साल पिछले पूरे किए थे, बीजेपी की सरकार थी। तो 2019 में जनवरी 2019 में ये किया गया कि सरकार के द्वारा 10% आरक्षण जो है वो सवर्णों को आरक्षण दिया गया, और सवर्णों को आरक्षण दिया गया यही कह सकते हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है इनको आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया। और इसके लिए संविधान में 124वां संविधान संशोधन ये रखा गया था 2019, और ये पारित होने वाला 103वां संविधान संशोधन जो था वो बन चुका था। ऐसी स्थिति में आप सभी ने जाना था 124वां संविधान संशोधन जो था इसके द्वारा जो भी प्रावधान किया गया था, यानी स्कूल कॉलेज और हायर इंस्टीट्यूटों में जो 10% का आरक्षण दिया गया, तो 10% सीटें भी तो बढ़ाई गई थी। अब 10% सीटें बढ़ाई गई तो ये संविधान में कहाँ जोड़ा गया, अनुच्छेद 15 में जोड़ दिया, अनुच्छेद 15 में जोड़ दिया, और अनुच्छेद 15 के अंदर ये सब क्लोज 6 को जोड़ दिया। ये सब क्लोज 6 कब जुड़ी थी, 2000 इसमें जनवरी के महीने में। और इसका संबंध किससे था, तो 10% सवर्णों को जो आरक्षण देना था, EWS को आरक्षण देना था, उसी के लिए ये सारी चीजें जोड़ी गई। कल की वीडियो जो रहेगी उस वीडियो में अनुच्छेद 16, 17, 18 जो समानता के अधिकार के बचे हुए हैं, हम एक वीडियो के अंदर उनको कवर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।